डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज का हमारा मुद्दा है पैंडेमिक या एंडेमिक। जी हाँ, कोरोना वायरस को लेकर के तरह तरह के रिसर्च सामने आ रहे हैं और अब एक नया रिसर्च सामने आया है। WHO के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने ये अपना रिसर्च किया है कि अब ये जो पैंडेमिक है वो एंडेमिक में तब्दील हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है, ये एंडेमिक है क्या? पैंडेमिक से तो हम सब लोग वाकिफ़ हैं कि कैसे ये बड़ी मात्रा में ये बीमारी फैलती है और एक दूसरे को संक्रमित करती है, तमाम दिक्कतें होती हैं, लोगों की मौत हो जाती है, परेशानियां होती हैं। लेकिन ये एंडेमिक क्या है, ये अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। एंडेमिक से मतलब है कि ये बीमारी, जैसा पहले भी हमारे तमाम वैज्ञानिक कह चुके हैं, कि हमेशा से हमारे साथ बनी रह सकती है। लेकिन एक अच्छी खबर ये है, हमारे साथ बनी तो रहेगी लेकिन इतनी तेजी से संक्रमित लोगों को नहीं करेगी और उतना घातक नुकसान भी नहीं करेगी। मसलन हम अगर ब्रिटेन का उदाहरण लें तो ब्रिटेन में 60% वैक्सीनेशन का काम हो चुका है। तो वहाँ ये संक्रमण फैल तो रहा है लेकिन उतनी तेजी से नहीं फैल रहा है और उतना खतरनाक नहीं है। तो एंडेमिक का मतलब ये है कि बीमारी हमारे साथ रहेगी और लेकिन इसका जो स्वरूप है वो इतना खतरनाक नहीं होगा। अब हम भारत के परिप्रेक्ष्य में कहें तो क्या भारत में ये पैंडेमिक एंडेमिक में तब्दील होगा? सवाल सबसे बड़ा यही है, क्योंकि यहाँ अभी मात्र 15 करोड़ लोगों को ही वैक्सीन लगी है और इतनी कम से कम 60% से 70% लोगों के जब वैक्सीनेशन हो जाता है तब ये पैंडेमिक से एंडेमिक में तब्दील हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है, क्या हमारे देश में जैसा डॉक्टर स्वामीनाथन ने कहा कि भारत में भी ये पैंडेमिक से एंडेमिक में तब्दील हो सकती है। उनका रिसर्च ये है क्योंकि काफ़ी भारी मात्रा में दूसरी लहर में लोग इसमें संक्रमित हो चुके हैं, उस लिहाज से उनकी एंटीबॉडी बन गई है और अब वो ये बीमारी पैंडेमिक से एंडेमिक की ओर अग्रसर हो रही है। तो हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल है। इस बीच एक और खबर आपको बता दें कि क्योंकि ये बीमारी कमज़ोर पड़ रही है, पहले ये कहा जा रहा था कि अगस्त में और सितंबर में ये भयानक रूप धारण करेगी और बहुत मुश्किलात पेश कर देगी, लेकिन धीरे धीरे अब ये अगस्त भी बीत चुका है, सितंबर भी बीत रहा है, सितंबर शुरुआत हो गई है, अभी उसने विकराल रूप धारण नहीं किया है। अक्टूबर नवंबर में इसके विकराल रूप धारण करने की उम्मीद जताई जा रही है। इस बीच स्कूल भी खुल गए हैं, तो स्कूल खोलना कितना अच्छा है, इन सब पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। कोई महामारी उस समय एंडेमिक की हालत में पहुंच जाती है जब उसके पूरी तरह खत्म होने की संभावना नहीं रहती। ऐसे में लोगों को हमेशा के लिए उस इन्फेक्शन के साथ ही जीना पड़ता है। एपिडेमिक यानी महामारी के विपरीत इस फेज में सभी लोगों को संक्रमण होने का खतरा कम रहता है। आपको बता दें कि दूसरी लहर आने से पहले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा था कि दिल्ली में कोरोना का फेज समाप्त हो रहा है और अब धीरे धीरे हम फेज की तरफ बढ़ रहे हैं। जैन ने स्वाइन फ्लू का उदाहरण देते हुए कहा कि 10 साल पहले दिल्ली में स्वाइन फ्लू बड़ा खतरा था, लेकिन अब हर साल कुछ ही मामले आते हैं। इसी तरह कोरोना पूरी तरह से जाने वाला नहीं है। हमें इसके साथ ही जीना होगा और लोगों को मास्क पहनना जारी रखना होगा। इस बीच उत्तर प्रदेश समेत अनेक राज्यों में स्कूल खुल गए हैं। कुछ स्कूलों में कोरोना के बड़े केस सामने आए हैं। पिछले कुछ दशकों में जितनी भी बीमारियों के रोगाणुओं ने लोगों को प्रभावित किया है, अगर उस पर निगाह डाली जाए तो वे पूरी तरह से समाप्त नहीं हुए हैं, बल्कि किसी न किसी रूप में मौजूद रहे हैं। इन्हें पूरी तरह से समाप्त करना असंभव है। मलेरिया जैसी बीमारियां मानव सभ्यता के विकास के साथ ही चली आ रही हैं और अभी भी मौजूद हैं। इसी प्रकार टीबी, खसरा, कुष्ठ रोग और इबोला वायरस, मेर्स, सार्स व सार्स कोवी-2 भी है।
यहाँ तक कि प्लेग भी हर दशक में वापस लोगों को प्रभावित करता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सिर्फ स्मॉल पॉक्स ही है इसे बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन के जरिए समाप्त किया जा सका है। इम्यूनोलॉजिस्ट योनाटन ग्रेड के मुताबिक कोरोना महामारी के एंडेमिक बनने का मतलब है कि पर्याप्त लोगों ने इसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेंगे। उनके अंदर या तो वैक्सीनेशन के जरिए या संक्रमण के जरिए ये क्षमता विकसित होगी। इस प्रकार संक्रमण की दर में गिरावट आएगी। हालांकि डेल्टा वेरिएंट जैसे नए वेरिएंट्स के चलते अभी हर्ड इम्यूनिटी पाना संभव नहीं लग रहा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। जी हाँ, तो पेंडेमिक से एंडेमिक की तरफ हम बढ़ रहे हैं और इस बीच स्कूल भी हमारे सारे खुल गए हैं। लेकिन ये बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही प्रसन्नता की बात है, क्योंकि बच्चे हमारे 2 साल से घर पे बैठे हुए थे और ऐसे में अब उनको स्कूल जाने को मिल रहा है। खुश है। आज जिस तरह से बच्चों के चेहरे पर खुशी दिखाई दी वो देखने वाली थी। तो ये एक अच्छी बात है, इस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, प्रेसिडेंट हैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के। बहुत स्वागत है आपका अनिल जी। देवेंद्र जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है, आपका बहुत स्वागत है। और दीपक तिवारी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सीधा रुख करेंगे अनिल अग्रवाल जी का। अनिल जी, हम पेंडेमिक से एंडेमिक की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, यानी कि ये वो बीमारी होने जा रही है जो हमेशा हमारे साथ रहेगी लेकिन ज़्यादा खतरनाक नहीं होगी। लेकिन इसका एक और दुखद पहलू भी है कि कभी कभी एंडेमिक जो है वो पेंडेमिक का रूप धारण कर लेता है, तो वहाँ पर मुश्किल हो जाती है। ऐसे में ये स्कूल खोलना आपको लगता है कि कितना उचित है, कितना अच्छा है? क्योंकि बच्चों के लिए तो अच्छा है, ये देश के लिए अच्छा है, क्योंकि अब बच्चों को शिक्षा मिलेगी, वो भी अपना विकास कर पाएंगे और देश का विकास कर पाएंगे। आमंत्रित करने के लिए, और जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल मैं इस बात को एग्री करता हूँ। और ये भयावह रूप ले सकती है, लेकिन वो हम लोगों की गलतियों की वजह से लेगी। इस कोविड प्रोटोकॉल के पालन करने में जो कहीं पर भी दिक्कतें आएंगी या जो लोग इसका पालन नहीं करेंगे, वहीं पे समस्या उत्पन्न हो सकती है। मैं बात की शुरुआत इसी बात से कह रहा हूँ, विद्यालय एक अनुशासन की जगह होती है। और पूरे दावे के साथ दूसरी बात कह रहा हूँ कि कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी मॉल, कोई भी सिनेमा घर, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा या सड़क या मार्केट, कहीं पर भी कोविड प्रोटोकॉल का वो पालन नहीं हो रहा है जो विद्यालयों में हो रहा है। और 18 महीने पूरे बीत चुके हैं जब आज क्लास 1 to 5 के बच्चे आए हैं स्कूल में, क्योंकि 1 मार्च को स्कूल खुलना था, सेशन एंड हो रहा था, तो कुछ स्कूलों ने उसको खोला ही नहीं। कुछ जगह खुला, बमुश्किल 10-12 दिन बच्चे आए थे, उनका ना आना एक जैसा ही था। और पूरे साल, आज मेरी खुद में कुछ बच्चों से बात हुई, वो एलकेजी से सीधे क्लास 1 में आ गए। केजी उन्होंने पढ़ा, ऑनलाइन में तमाम तरह की दिक्कतों को फेस करना पड़ा। आज बच्चों के चेहरे पर एक मुस्कान थी, उन्हें अपने स्कूल आके अच्छा लग रहा था, अपने टीचर्स के साथ मिल के इंटरेक्ट करके, जिनको वो पिछले 1.5 साल से केवल स्क्रीन पर देख रहे थे, आज जब फिजिकली उनसे मिले तो उनके अंदर जो खुशी के भाव थे और टीचर्स और इंस्टीट्यूशन में जो एक फीलिंग थी, वो बहुत अलग थी। हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन हम सभी विद्यालयों को, जो भी राज्य सरकार की तरफ से एसओपी गाइडलाइंस दी गई हैं, उसका पूरी तरह पालन करना है। और मैं अपने सभी स्कूल के साथियों से ये आग्रह भी करूंगा कि हम लोगों को कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी है जिसकी वजह से किसी तरह से किसी भी दिक्कत का सामना करना पड़े। और वैक्सीनेशन की जो बात आपने बोली है, मैं ये कह सकता हूँ कि हम लोगों के यहाँ ज्यादातर स्टाफ, और बाकी कुछ स्कूलों में तो 100% स्टाफ वैक्सीनेटेड हो चुका है, उसमें से 50% से ज्यादा डबल वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, क्योंकि स्कूल खुलने से पहले गवर्नमेंट की तरफ से एक गाइडलाइन आई थी टीचर्स के वैक्सीनेशन को लेके और जो ग्रुप डी के हमारे कर्मचारी है उनको लेके। तो स्कूलों ने
और मैनेजमेंट के ठीक है लोगों अनिल ने। सर, मैं आपके पास आऊँगा दोबारा। ठीक है अनिल सर, मैं आपके पास आऊँगा दोबारा से जी। हमारे साथ और ख़ास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ में डॉक्टर रोहन कृष्णन जुड़ चुके हैं, आरएमएल के हैं, दिल्ली आरएमएल से हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। और सीधा आप ही के पास आ रहा हूँ सर। ये WHO की जो प्रमुख वैज्ञानिक हैं वो कह रही हैं कि भारत धीरे धीरे पैंडमिक से एंडेमिक की ओर अग्रसर हो रहा है। तो लेकिन सवाल मेरा ये है आपसे कि जब अभी 15% वैक्सीनेशन हुआ है, ऐसे में हम पेंडेमिक से एंडेमिक में कैसे तब्दील हो सकते हैं? डॉक्टर रोहन कृष्णन, आपसे अनुरोध है कि आप अपना ऑडियो खोल लीजिए जी। हाँ सॉरी, मैं यही कह रहा था कि हम इस तरह से नहीं कह सकते कि हम पैंडेमिक के से एंडेमिक के तरफ पहुंच चुके हैं। हम अग्रसर हो रहे हैं, अच्छी बात है। यदि हम उसी कर रहे हैं वैक्सीनेशन और हम कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेंगे और हम कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेंगे और अगर इस तरह से हम सभी का साथ दिया हम आगे बढ़ सकेंगे। लेकिन हमें इस बात पे ध्यान रखना होगा कि हम कहीं भी अगर एक छोटी सी भी चूक हो जाती है, एक छोटी सी भी भूल हो जाती है इस दौरान, तो इसके बहुत बड़े बड़े खामियाजे भुगतने पड़ेंगे। अमेरिका में याद होगा, आप ही के चैनल के माध्यम से एक दिन हमारे विषय में बात हो रही थी कि लोग अमेरिका में वैक्सीन नहीं ले रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि ये हमारा फ्रीडम है, हमारी चॉइस है, हम वैक्सीन लेंगे या नहीं लेंगे। और वैक्सीन न लेने की वजह से आज अमेरिका एक भारी पैंडेमिक से अभी फिलहाल बीत रहा है और वहाँ काफी बड़े तादाद में केसेस आ रहे हैं कोविड के। हम लोग अभी फिलहाल उस दर्द को भूले ना, जिस दर्द को अभी से सिर्फ 6 महीने पहले हम सभी बीत रहे थे, गुजर रहे थे, जहाँ प्रतिदिन लाखों की संख्या में मरीज आ रहे थे और हजारों की संख्या में मौतें हो रही थी। तो एंडेमिक आनी चाहिए, हम सभी को उम्मीद है, हम सब चाहते हैं एंडेमिक आए, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो आम इंसान हो, चाहे वो सरकार हो, सब चाहते हैं कि हम इस बदहाली से खुशहाली की ओर चले। लेकिन बच्चों की मासूमियत से इसकी सिवियरिटी को हम नहीं माप सकते हैं। बच्चों को तो चाहिए ही होता है कि वो स्कूल जाएं और अपने विद्यार्थियों के साथ रहें, अपने मित्रों के साथ रहें। लेकिन जो कोविड प्रोटोकॉल्स और जो नियमों का पालन हम चाहते हैं जिस लेवल पर हो, वो एक बच्चे से उसकी उम्मीद करना बहुत मुश्किल है। और जो हमारे आदरणीय शिक्षकगण भी हैं, वो भी 24 घंटे, अब लंच ब्रेक होगा तो उस लंच ब्रेक में बच्चों पर निगरानी नहीं रख सकते हैं, और रखेंगे भी तो उस लेवल की नहीं रखी जा सकती, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप पुलिस नहीं है, आप शिक्षक हैं, आप गुरु हैं, आप शिक्षा देने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक चूक हमारे से हो सकती है। अगर पहले हम वैक्सीनेशन कर देते बच्चों को और फिर स्कूल खोलते तो वो कहीं बेहतर रहता, क्योंकि मॉडर्न जमाना है, अभी सारे वर्किंग पेरेंट्स हैं। तो ज्यादातर माँ बाप को जब ऑप्शन मिलेगा कि बच्चों को स्कूल में भेज दें, तो बीइंग अ पेरेंट मैं खुद भी सोचूंगा कि हाँ स्कूल चला जाए, कि यहाँ पे अकेले मेड की निगरानी में रहेगा, उससे बेहतर है कि स्कूल में चला जाए। लेकिन कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। हम आशा करते हैं कि नहीं भुगतना पड़े और हम जितने हाई लेवल पे नियमों का पालन करें वो उतना अच्छा है। लेकिन मैं पहले वैक्सीनेशन फिर रीओपनिंग ऑफ स्कूल में विश्वास करने वाली श्रेणी में अपने आप को पाता हूँ। ठीक है रोहित सर, आप ठीक है रोहित सर, आप बने रहिए हमारे साथ में। डॉक्टर DP सिंह साहब, आपने सुना अनिल जी कह रहे हैं कि 100% टीचरों का वैक्सीनेशन हो गया है, और लेकिन डॉक्टर रोहन कृष्णन कह रहे हैं कि हमारे यहाँ बच्चों का वैक्सीनेशन अभी नहीं हुआ है। तो ऐसे में एक बड़ा रिस्क होगा। क्या लगता है कि बच्चों को पढ़ाना भी है और जान भी बचानी है, जहान भी बचाना है, क्या करना चाहिए? भाई स्वच्छता के साथ खुद के हमारे पैनल के डॉक्टर रोहन कृष्ण वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है और उस पर हम सभी देशवासियों को गौर करना चाहिए। हाँ, एक बात जरूर है, प्रदीप भाई, मैं बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि आज जिस तरीके से पूरे देश में और पूरे दुनिया में जो सूरत हाल कोरोना पेंडेमिक को लेके है और तीसरी लहर को लेके है, वास्तव में बहुत चिंताजनक है। आज हिंदुस्तान में, खासकर उत्तर प्रदेश में और हिंदुस्तान में, हमारे बच्चों के स्कूल कॉलेज खुल गए हैं,
मगर अभी 18 साल से नीचे के बच्चों के लिए कोई वैक्सीन की व्यवस्था नहीं की गई है। हर माँ बाप अपने बच्चों के कुशल क्षेम घर वापसी की कल्पना और कामना करता है। ये कहना चाहता हूं कि भारत सरकार को ये सुव्यवस्थित करना चाहिए, बच्चों को वैक्सीनेशन को, और वो इस पेंडेमिक से, की महामारी से उनको कैसे निजात मिले, कैसे वो स्वच्छंदता के साथ, निर्मलता के साथ और पूरे के पूरे एक जो ये होता है कि नहीं अब कोई पेंडेमिक नहीं आएगा, ठीक है, साथ वो काम कर सके। ठीक है, बात हो गई आपकी। दीपक जी, आपने अनिल अग्रवाल जी को भी सुना, आपने डॉक्टर रोहन कृष्णन जी को भी सुना, डीपी सिंह भी कह रहे हैं, आपकी पहली प्रतिक्रिया? दीपक तिवारी जी, दीपक जी अपना ऑडियो खोल लीजिए। हेलो जी जी, आवाज आई सर? जी, आ रही आवाज आपकी, अपनी अपनी बात रख सकते हैं आप। जी सर, ऐसा है कि हमारी सरकार अभी है और ये जो दौर है हमारा कोरोना का, ये निश्चित ही पहले कभी किसी को अंदाजा नहीं था कि ऐसा भी समय आएगा कि आपको सारा कुछ एक दिन एकदम अचानक से बंद करना पड़ेगा। क्योंकि सबसे जरूरी जान है, इसलिए जान को बचाने के लिए हमारी सरकार ने तुरंत लॉकडाउन लगाया और लॉकडाउन लगाते ही जो जो कोशिशें की जा सकती थी जान बचाने के लिए वो सारा किया गया। उसी में से एक कदम ये भी था। अब जहाँ तक स्कूल खोलने की बात है, तो आज की स्थिति में हम लोगों ने लगभग कोरोना पे काबू पा लिया है। 7 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन करा दिया गया है। बच्चों को क्योंकि वैक्सीन अभी आई नहीं, इसलिए अभी उनका वैक्सीनेशन नहीं हो पाया है और हमारी पॉजिटिविटी रेट 98.6% थी। और आज की डेट में 21 जिले ऐसे हैं जहाँ पे कोविड का एक भी केस नहीं है और वर्तमान में केसों की संख्या मात्र 265 है। क्योंकि आज के समय में हमने सारे संस्थान, केवल स्कूल को छोड़ के सारा कुछ खोल दिया है, कोचिंग संस्थान खुल गए हैं, सारा कुछ खुल गया है। क्योंकि हमें शहरों में तो ठीक है कि ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है और सबके पास संसाधन है, नेट है, मोबाइल है, महंगा फोन है, पर गांव और दूर दराज जहाँ पे नेटवर्क की दिक्कत है और लोग अभी महंगा स्मार्टफोन नहीं हैंडल कर सकते, उनको ध्यान में रखते हुए सरकार की मजबूरी है और ये समय भी उचित है कि स्कूल खोला जाए। और ये हम एकदम से नहीं कर रहे हैं, इसकी तैयारी हम लगभग 6 महीने से कर चुके थे और इसलिए सबको बाकायदा लिखित प्रोटोकॉल जारी हुआ है। ठीक है दीपक तिवारी जी, आप लोग लगातार तैयारी कर रहे थे इसलिए स्कूल खोला। डॉक्टर रोहन कृष्णन, मैं आपके पास आ रहा हूँ। डॉक्टर दीपक जी कह रहे हैं कि हमने कोरोना पर काबू पा लिया है, इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? तो बहुत अच्छी बात है। काबू एक जो वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है और जो किसी भी बीमारी की जो संक्रमण की प्रक्रिया होती है, ये समझने में और समझाने में काफी वर्ष लग जाता है। तो काबू पा लिया है, ये बात अभी कहना बहुत ही प्रीमेच्योर होगा कि काबू पा लिया। ऐसा ही हमें फर्स्ट वेव के बाद भी ऐसा लगा था कि हमने काबू पा लिया है और कई लोगों ने ऐसे बयान दिए थे कि हम काबू पा चुके हैं। लेकिन फिर वही सेकेंड वेव में इतनी लाशें हम सभी को देखनी पड़ी और इतने दुखद रहा। तो ये सारे पीड़ादायी हो जाती हैं ये चीजें। काबू हम तभी पाएंगे जब हमारी पॉजिटिविटी रेट ऑल ओवर इंडिया बिल्कुल कम होगी। मोर्टेलिटी पॉजिटिविटी रेट कम होगी का मतलब कि सर वो ऑलरेडी कम है जहाँ तक मेरी जानकारी है। नहीं, बिल्कुल अभी कम है, लेकिन अभी 1% से लो नहीं है। अभी केरला का हाल कुछ और था। यदि आप सिर्फ उत्तर प्रदेश का बात कर रहे हैं तो मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। और कई ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पे अभी भी आपको काफी पॉजिटिविटी रेट मिल रही है। और ये जो पैंडेमिक है, जैसा कि मैं अभी आपको मैं बता दूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि हमने काबू पा लिया और अब मास्क जो डबल वैक्सीनेटेड है उनको पहनने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसी की तरह से अभी वहां पर अब थर्ड वेव और यही डेल्टा वेव जिसने हिंदुस्तान में त्राहिमाम किया था,
वो अभी वहां पर लोगों को बहुत ही दुखद स्थिति बना करके रखी हुई है, और प्रतिदिन वहां पे हजारों की संख्या में केसेस आ रहे हैं, अस्पताल भर चुके हैं, बेड्स नहीं मिल रहा है। जितनी प्रॉब्लम इंडिया में थी वो अभी वो सारे प्रॉब्लम्स वो वहां पर फेस कर रहे हैं। जी तो यूके अभी आप सुन रहे हैं? जी दीपक जी आप सुन रहे हैं, डॉक्टर रोहन कृष्णन ने साफ कर दिया है, अमेरिका जैसा देश, विश्व का सबसे शक्तिशाली देश, विकसित देश, वो भी इसी मुगालते में था कि उसने कोरोना पर काबू पा लिया है और वो झेल रहा है आज। क्या हम भी इसी मुगालते में हैं और क्या हम तीसरी लहर को और मजबूत करने जा रहे हैं? हम अपनी तैयारी पूरी तरीके से कर चुके हैं और स्कूलों में कब दीपक तक तिवारी आखिर जी बंद हम किया अपनी जाए? तैयारी दीपक तिवारी जी हम अपनी तैयारी कैसे कर चुके हैं जरा बता दीजिए। अभी तक मात्र 15% लोगों को वैक्सीन लगी है पूरे देश में, जबकि 70% लोगों को वैक्सीन लगनी होगी, तब ये पेंडेमिक से एंडेमिक की ओर बढ़ेगा। हैं भाई आप हमें ये बता दीजिए दीपक जी, आप एक दिन में 1 करोड़ लगा देते हैं, आपके विपक्ष की पार्टी के लोग कहते हैं आप इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, लेकिन अभी तक 35,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने दिया और मात्र वैक्सीन लगी 15% लोगों को। जी आ रहा हूँ डीपी सिंह साहब। उसको मुझे नहीं लगवाना है, तो विपक्ष ने तो कोई साथ दिया ही नहीं, हम लोगों का उल्टा विरोध किया। विपक्ष ने साथ नहीं दिया, लेकिन नहीं विपक्ष ने साथ नहीं दिया, लेकिन जो लोग वैक्सीन लगवाना चाहते हैं उनको तो दे दीजिए। मंत्री कह रहे हैं हमारी बात, प्रदेश के मंत्री कह रहे हैं हमारी बात हुई इनसे व्यक्तिगत तौर पर, वो कह रहे हैं हमने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि हमको और वैक्सीन दे, कम पड़ रही है। पर डे वैक्सीनेशन हो रहा है 1 करोड़ और हमारा एक दिन में स्टेट हुआ बड़ा था है। दीपक जी, पर डे नहीं हो रहा है, आप अपने आंकड़े दुरुस्त कर लीजिए। 40,000 तक लग रहे हैं, 40 लाख तक लग रहे हैं। 1 करोड़ तो एक दिन में अपने इवेंट मैनेजमेंट के लिए किया था। बहुत अच्छी बात प्रदीप जी, बहुत अच्छी बात प्रदीप जी। जी दीपक जी। सर अब तक 7 करोड़ 4 लाख लोगों को वैक्सीनेशन लग चुका है। आपको दीपक जी आपको पता है हमारे देश की जनसंख्या कितनी है? कितनी है जी? 1 अरब 40 करोड़ की आबादी, करीब 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है, और इसका 60% कितना होता है? जी आ रहा हूँ डीपी सिंह साहब। समस्या आएगी जिस समय कोरोना आया था तब अमित तिवारी जी, देश के इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक, इतने बड़े बड़े हमारे यहाँ धुरंधर लोग, शोधकर्ता, और अगर वो छोटी सी बात का अंदाजा ना लगा पाए, आम मीडिया में चर्चा है कि 80 करोड़ से 90 करोड़ डोज हमको चाहिए, 160 करीब 200 करोड़ डोज हमको चाहिए, वो 200 करोड़ डोज कहाँ से आएगी हमारे पास? कि पूरी प्रॉपर चैनल के थ्रू प्रोडक्शन हो रहा है और ये धीरे धीरे हमारे पास आ जाएगी, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ही इतनी ज्यादा है कि उसमें टाइम तो लगेगा। अब धीरे धीरे हम गाँव में ब्लॉक स्तर पे वार्ड वाइज कैंप लगा रहे हैं। और दीपक जी अगर हमारे यहाँ ज़्यादा है तो हमारे यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसी हिसाब से तैयारी भी, आप तो कह रहे हैं कि हमने काबू पा लिया है, उसी हिसाब से तैयारी भी करनी चाहिए। केस उत्तर प्रदेश, जी चलिए, केस उत्तर प्रदेश में नहीं आ रहे हैं, लेकिन डॉक्टर रोहन कृष्णन ने साफ कर दिया है कि केरल में 30,000 31,000 केसेस प्रतिदिन आ रहे हैं और अभी भी 45 से 46,000 केसेस प्रतिदिन आ रहे हैं। दीपक जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ अरे प्रदीप भाई, आप उत्तर प्रदेश के एक ऐसे जाबाज और निर्भीक पत्रकार हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश के जर्रे जर्रे से वाकिफ। आपके तल्ख और सच्चाई भरे प्रश्नों का कोई उत्तर हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मित्र के साथ के पास नहीं। ये कहना चाहता, सच्चाई तो ये है कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी की सरकार भ्रम, झूठ और गलत आंकड़ों की एक शिकार है। केवल जनता को डीपी सिंह साहब आप ये बता दीजिए कि सत्ता पक्ष का ये दावा जो है बिल्कुल सच है, विपक्ष झूठ और भ्रम क्यों फैला रहा है? ये भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है कि वैक्सीन नहीं लगाएंगे, ये भाजपा की वैक्सीन है? अरे आप लोग को कहना चाहिए, प्रियंका गांधी वाड्रा को आगे आके कहना चाहिए सब लोग वैक्सीनेशन करवाएं। ऑफिशियल
और मैंने दोनों डोज लगवा चुके। अरे अरे आपने आपके लगवा लिया अध्यक्ष जी है, ने बोला आप था या प्रवक्ता नहीं? आप हैं, हाँ या आप ना में प्रदेश जवाब के दीजिए। महासचिव है, सब ठीक है। हैं आप प्रदेश के महासचिव है, सब ठीक है, लेकिन सोनिया गांधी और प्रियंका ने क्यों नहीं कहा, राहुल ने क्यों नहीं कहा कि सबको वैक्सीनेशन कराना चाहिए? आप लोगों ने खुद चुपचाप अखिलेश लगवा जी ने लिया, कैमरे पे जनता कहा। को क्यों नहीं बताया भाई? क्या है, मुझे मेरी बात आ जाने दीजिए सर, जी आज बात आ जाने दीजिए। मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, सच तो ये है कि वैक्सीन उपलब्ध नहीं करा पाएगी। जो भी सेंटर्स हैं, जहां अरे भी जो है, उपलब्ध है डीपी सिंह साहब, जो उपलब्ध है उसका तो इस्तेमाल हो जाए, वो तो खराब ना जाए ना। गलत जो है आंकड़ों में थी तो आपको कहाँ से लगी वैक्सीन? आपने सच्चाई वैक्सीनेशन लगवाया ना अभी? पूरे उत्तर प्रदेश में जहां जहां वैक्सीनेशन हो रहा है प्रदीप भाई, वहां पे सैकड़ों की लाइन सुबह से लेकर शाम तक लगी रहती है, ठीक है, और वैक्सीन नहीं मिलता, लोग घर डीपी आ सिंह साहब मौका, ठीक है डीपी सिंह साहब मौका दूंगा आपको पूरा, और दीपक जी से सवाल पूछने का। दीपक जी आप भी सवाल पूछ सकते हैं, दोनों को भरपूर मौका मिलेगा ब्रेक के बाद, लेकिन उससे पहले हमें छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक के पर आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। दो बहुत धुरंधर लोग हमारे साथ में हैं, एक और अनिल अग्रवाल जी हैं जो कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। वो कह रहे हैं कि सारे टीचरों का वैक्सीनेशन हो गया है, ये बहुत शानदार बात है। लेकिन डॉक्टर रोहन कृष्णन जी ने बहुत ही मौजूद बात उठाई, उन्होंने कहा कि टीचरों का वैक्सीनेशन हो गया है, बच्चों का वैक्सीनेशन अभी तक हुआ ही नहीं, उनकी वैक्सीन अभी तक आई ही नहीं है। तो ऐसे में उन पर कैसे कंट्रोल हुआ, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। और इसी से जुड़ा एक सवाल और भी है, क्योंकि तेलंगाना में स्कूल बंद किए जा रहे हैं। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 75 साल होने वाले हैं हमें आजादी मिले हुए, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे हम आज तक आजाद नहीं हुए। जैसे सरकारी दफ्तरों की मनमानी से। इन दफ्तरों में खूब धक्के खाए, चक्कर काटे, सिफारिशें लगवाएं, कल आना परसों आना, चलता ही रहा। पर अब इनसे आजादी मिलेगी, अब ये सब नहीं चलेगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लगा दिया है आरटीओ के ऑफिस पर ताला। अब आप कल और परसों नहीं, बल्कि अभी से आरटीओ से जुड़े सारे काम, जैसे लर्नर्स लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल, आरसी ट्रांसफर, डुप्लीकेट आरसी और आरटीओ की सभी सुविधाओं के लिए बस www.transport.delhi.gov.in पर लॉगिन करें या 1076 पर कॉल कर घर बैठे अपने डॉक्यूमेंट्स पाएं। नमस्कार, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको 75वें स्वतंत्रता दिवस से आरटीओ की सब परेशानियों से दिल्ली को आजादी, क्योंकि आरटीओ की सभी सेवाएं अब घर बैठे पाएं। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। 23 मार्च को लॉकडाउन का पीरियड शुरू हो गया था। बच्चों ने, टीचर्स ने, सबने स्कूल आना बंद कर दिया था। तो ऐसी स्थिति में हमारा एक बच्चा नीरज जो है, उसके फादर का काम यहाँ पर ख़त्म हो गया था, नौकरी से उसे निकाल दिया गया था। एक टाइम ऐसा आ गया था कोविड के बाद कि घर खर्च बिल्कुल नहीं था, तो हमें शहर छोड़ के अपने अपने गांव जाना पड़ा। जब हमें यहाँ एक सर्कुलर मिला कि अब 9वीं से 12वीं के जो बच्चे हैं यहाँ पर आना शुरू होंगे, तो हमने बच्चों को कांटेक्ट करना शुरू किया। लेकिन ये नीरज बच्चा जो है, ये तब भी स्कूल नहीं आया। नीरज से मेरी बात हुई तो उन्होंने सच्चाई मुझे बताई कि सर, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है, यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं है। हमने उन्हें ये आश्वासन दिया कि आप दिल्ली आ जाइए और आपको हम एक चेक दे देंगे, जिससे कि आपका कम से कम उस महीने का खर्चा तो चल ही जाएगा।
अब वो डेली क्लासेस अटेंड करता है। प्री बोर्ड हमारे शुरू हो चुके हैं। स्मार्ट टीचर से जितना बन पड़ रहा है हमारे लिए कर रहे हैं सर। रात को जब हमारा सर स्कूल का टाइम खत्म हो जाता है उसके बाद भी सर वो ऑनलाइन क्लासेस देते हैं और सर जितना हो सकता है वो अपनी तरफ से करते हैं सर। कोविड काल की वजह से पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ा, पर टीचर्स ने हार नहीं मानी। बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के हर मुमकिन प्रयास किए। आप सभी टीचर्स के इसी जज्बे और जिम्मेदारी को पूरी दिल्ली और दिल्ली सरकार दिल से सलाम करती है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सभी मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं। हम अनिल अग्रवाल जी का रुख करेंगे। अनिल जी, डॉक्टर राव रोहन कृष्णन कह रहे हैं कि टीचरों को तो वैक्सीन लग गई, उनका वैक्सीनेशन हो गया, 100% मान लेते हैं, लेकिन बच्चों की वैक्सीन तो अभी आई नहीं है। ऐसे में ये उनके लिए बड़ा खतरनाक होगा। तीन पॉइंट्स उन्होंने रखे थे जिसको मैं क्लियर करना चाहूँगा। एक तो डॉक्टर साहब ने बात बोली कि बच्चों पर कैसे टीचर्स ध्यान रख सकते हैं, सारे होते हैं। तो करंट में डॉक्टर साहब जो उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी एसओपी गाइडलाइंस जारी करी हैं, उसमें 50% स्ट्रेंथ के साथ स्कूल्स को परमिट किया गया, मींस हाफ ऑफ द स्ट्रेंथ जो प्रीवियस क्लास में होती थी। आपने जो सरकार ने एसओपी जारी की है, हमने आज अपनी आंखों से देखा जिस तरीके से स्कूल में बच्चे निकल के आए हैं, अचानक से उनमें भीड़ हो गई है और यकीन मानिए एक भी बच्चा मास्क नहीं लगाए हुए था। लेकिन मैं बहुत सारे विजुअल्स और बहुत सारे स्कूलों की क्लिपिंग्स भेज देता हूँ जिसमें बच्चे विद्यालय के अंदर बकायदा मास्क लगा के और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रहे। देखिए, मैं पहले भी ये बात और आज आपके चैनल के माध्यम से पुनः आपकी बात ठीक, डॉक्टर रेंजवाल जी आपकी बात ठीक हो सकती है, क्योंकि स्कूल के अंदर टीचरों का भय होता है, आप लोगों का मैनेजमेंट होता है, लेकिन इन दी मीन टाइम जैसे ही वो दहलीज पार करते हैं, स्कूल से बाहर आते हैं, वो स्वतंत्र हो जाते हैं, उन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं होता है। पेरेंट्स से भी कि बच्चों को इस बात के लिए खुद भी अवेयर करें, और कई स्कूलों ने अपनी छुट्टी का टाइम क्लासेस का डिफरेंट कराया जिससे क्राउडेड ना होने पाए। दूसरी बात, लंच ब्रेक फिलहाल नहीं हो रहा है और 3 घंटे के लिए केवल क्लासेस चल रही हैं। कम टाइम है तो इतना ज्यादा अभी दिक्कत का सामना नहीं। आज अगर मैं क्लास 1 to 5 एग्रीड डॉक्टर अनिल अग्रवाल साहब, आपकी सारी बातों से मैं एग्री करता हूँ और ये भी एग्री करता हूँ स्कूल खुलने चाहिए क्योंकि बच्चे परेशान हो रहे थे घर में। लेकिन सवाल यही है सर कि आप स्कूल के अंदर तो मैनेजमेंट कर लेंगे, स्कूल के बाहर कैसे होगा? पुनः पेरेंट्स से अपील कर सकता हूँ कि वो अपने बच्चों को इस बात के लिए अवेयर कराएं कि छुट्टी होने के बाद, जैसे मॉर्निंग टाइम में बच्चे आते हैं और सीधे कैंपस में, छुट्टी होने के बाद, और हम लोग भी बच्चों को काउंसलिंग सेशन के थ्रू इस बात को कह रहे हैं और बच्चे उस बात को मान भी रहे हैं। अब कुछ बच्चों में, और मैं छोटे बच्चों की बात करूं तो वो बात को ज्यादा बेहतर ढंग से मानते हैं, कुछ बड़े बच्चों में ये चीज की दिक्कत रहती है। डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी, हम छोटे बच्चों को तो समझा सकते हैं, लेकिन जो 8th में है, 9th में है, 10th में है, ये बच्चे थोड़ा मनमानी करना उनको अच्छा लगता है, ये एज है ऐसी है। तो और जब हमने आज इन बच्चों को देखा बाहर तो सारे लोग बिना मास्क के और एक दूसरे से खड़े होकर बात कर रहे थे। बहुत ही भयावह तस्वीर थी, आप यकीन मानिए। बहुत स्ट्रिक्ट नोट हम लोग तो अपने स्कूलों में भेज रहे हैं। हमारा सिर्फ एक बार फिर से कहना है, इन बच्चों को भी समझना पड़ेगा, बहुत दिनों के बाद स्कूल खुले हैं और आपकी पढ़ाई जरूरी है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं। तो कहीं ना कहीं कोविड प्रोटोकॉल आपको भी पालन करना है। अगर आप एकदम से स्वच्छंद हो जाएंगे, और देखिए प्रदीप जी, आज मैं एक बड़े दावे से बात कहता हूँ, जो लोग बच्चे देखते हैं वो वैसा ही करते हैं। मेरी बात को कोई अन्यथा ना ले। अभी जन्माष्टमी का पर्व बीता,
सभी चैनल्स पे इस्कॉन मंदिर, मथुरा का मंदिर और सभी जगह की तस्वीरें आई और भीड़ का वो आलम था कि लोग बिल्कुल एक ठीक कह दूसरे रहे के हैं। ऊपर चढ़े जा रहे थे। ठीक है 100% एग्रीड अनिल सर। जी। 100% एग्रीड अनिल सर, आपके साथ मैं पूरी तरीके से हूँ, क्योंकि जब धर्म के काम होते हैं तो लोग अंधविश्वास की तरह आस्था का पालन करते हैं। जाते कोई हैं। भी हो सर, चाहे हिंदू का हो, चाहे मुस्लिम का, हाँ, या सिख बिल्कुल। का, या ईसाई का, सभी जी, जगह यही मैं हालात है। सभी जगह यही हाल हो जाता है। तो मैं यही कहता हूँ, बच्चे जो देखते हैं उनको लगता है कि अरे ये तो सब नॉर्मल है, तो वो अपने आप में, और बच्चों को तो वैसे भी इस एज में समझाना जो 8 से 12 तक का है थोड़ा सा, लेकिन मैं आग्रह करूंगा, अपील करूंगा पुनः आपके माध्यम से कि बच्चे हमारे इस बात को समझें और कोविड प्रोटोकॉल का पालन वो स्कूल कैंपस के बाहर भी करें और पेरेंट्स भी उनको गाइडलाइन के साथ ही भेजें। और मास्क उनका नहीं उतरना चाहिए। मैंने खुद टोका है बच्चों को, मास्क उतारे देखा है, मैं उससे डिनाई नहीं करूंगा। नहीं सर, मैं एक बिल्कुल बार फिर से टोका है। आपसे एक सवाल, नहीं सर, मैं एक बार फिर से आपसे एक सवाल यही दोहराऊंगा कि हम छोटे बच्चों के साथ में तो पेरेंट्स आ सकते हैं, उन्हें ड्रॉप कर सकते हैं, पिकअप कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे 7th 8th 9th या 10th में हैं, वो तो अमूमन अपने साधन से आते हैं, अपने आप से आते हैं, उनके साथ पेरेंट्स नहीं आते हैं। पुनः इस बात को कहना चाहूंगा कि उन बच्चों की स्वयं में भी जिम्मेदारी है कि वो अपनी चीज को अच्छा रखें, ताकि अब पढ़ाई में व्यवधान ना होने पाए। 2 साल से बच्चे प्रमोट हो रहे हैं। इतिहास गवाह है कि बोर्ड परीक्षा कभी कैंसिल नहीं हुई। 10th और 12th बोर्ड परीक्षा में बच्चों को प्रमोट कर दिया गया, मार्क्स दे दिए गए और उसके बाद बहुत डिससेटिस्फेक्शन उन मेरिटोरियस बच्चों में रहा। मैंने कई बार ये आवाज उठाई कि अगर परीक्षा नहीं हो रही है तो मार्कशीट ना जारी की जाए, केवल पास सर्टिफिकेट दे दिया जाए, क्योंकि इन नंबरों की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। कोई इसकी कई वैल्यू नहीं बच्चे है, बिल्कुल ठीक है। और कोई वैल्यू नहीं है। देवेंद्र जी, आप एक बस बात पूरी कर लो। नहीं, लेकिन सर वैल्यू इसलिए है ना अनिल अग्रवाल सर, कि जब थोड़े समय बाद ये सब कोरोना खत्म हो जाएगा तब मार्कशीट ही देखी जाएगी, क्योंकि हम अभी देख रहे हैं 69,000 जो भर्ती के सहायक शिक्षक के जो भर्ती हैं, उनमें जब एक समय ऐसा था जब नकल पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया था, मार्क्स बहुत कम आते थे, लेकिन अब तो आप देख रहे हैं किस तरह से मार्क्स मिल रहे हैं। और हुई है बिल्कुल इस ईयर को 2021 का जो बोर्ड रहा है, थोड़ा सा जी, 2021 का जो बोर्ड रहा है, ऐसा कभी किसी ने परिकल्पना नहीं करी थी। और देखिए मार्च के महीने में जो हमारा बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ठीक है अनिल सर, मैं आपके पास आऊंगा। जरा डॉक्टर रोहन कृष्णन जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर रोहन कृष्णन सर, 2 साल से तकरीबन 2 साल से स्कूल बंद है, बच्चों में तमाम शारीरिक बीमारियां भी उत्पन्न हो रही हैं, आंखों में समस्या हो रही है, और दूसरी लंबे समय तक बैठने से 4-4, 5-5, 6-6 घंटे लगातार ऑनलाइन पढ़ाई करने से और भी विकृतियां आ रही हैं शारीरिक। आपको क्या लगता है कि उससे ये भला है या वो पहले वाला ही सिचुएशन बनी थी? जो आपने कह दिया कि जब 2 खराब में ब्लैक एंड व्हाइट का शेड में जब सेलेक्ट करना हो तो बहुत आसान रहता है, लेकिन जब ग्रे सिचुएशन जब रहती है तब 2 खराब में किसे चुने, वही एक समझदार इंसान की सबसे बड़ी प्रतिभा होती है। तो कहीं ना कहीं हमें पहले वैक्सीनेट कर देना चाहिए, प्रायोरिटी पे लेके वैक्सीनेट कर दें। जिस तरह से डॉक्टरों को पहले वैक्सीनेट किया गया, फ्रंट लाइन वॉरियर्स को पहले वैक्सीनेट किया। लेकिन सर बच्चों की तो वैक्सीन अभी आई, लेकिन सर बच्चों की तो वैक्सीन अभी आई नहीं ना। भी आने वाली है, जो 16 साल के 13 साल के ऊपर के बच्चों को लगेगी, और फिर 2 से 12 साल वालों के, ये बीजेपी के प्रवक्ता साहब बेहतर बता देंगे, और फिर 2 से 12 साल से 12 साल के बच्चों के लिए 2022 के मार्च में इनका प्लानिंग है। तो हमें जब इतना हम रुक गए थे तो 3-4 महीने और सही, हमें एटलीस्ट जो आप लोगों ने बात उठाई कि जो एडोलेसेंस का एज होता है 7th 8th 9th 10th के जो बच्चे होते हैं, जब उनका ग्रोथ स्पर्ट आता है 12 से 16 साल के बीच में, तो जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसमें एक रिबेलियन फेज आता है। वो आपकी बात, हमारी बात, शिक्षक की बात, पुलिस की बात, किसी की बात नहीं सुनना चाहते हैं, वो सिर्फ अपने मित्र मंडली की बात सुनना चाहते हैं, आई एम द किंग के फीलिंग से जाते हैं। ये ग्रोथ का एक तरीका है, फिजियोलॉजिकल बात है। तो उस वक्त हम इन पे कंट्रोल नहीं पा सकते उतने हद तक। आप उनको सामने में डरा धमका लेंगे, लेकिन आपसे अगर वो 2 क्षण के लिए भी साइड होंगे तो उस 2 क्षण में वो वही काम करेंगे जो आपने उन्हें मना किया है। फिर वो यही कहेंगे कि इस मास्क को पहनने से कुछ नहीं होता है, इसे हटा दो, और आपस में अपने दोस्त के साथ एक ही चम्मच से खाना खाना पसंद करेंगे। हम सभी उस
दौर से गुजरे हुए हैं, और उत्तर प्रदेश तो उस दौर के लिए बहुत ही ब्रांड एडवांस रहता है। ठीक है सर, डॉक्टर साहब बने रहिए। डॉक्टर साहब बने रहिए। अनिल सर कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। अनिल जी आप सवाल पूछ रहे हैं। डीपी साहब इसके बाद आपके पास आऊंगा और दीपक जी के पास भी चलेंगे। जी अनिल जी। ऑथेंटिक जो बात है, मैं चाहता हूँ एक अपील आपकी तरफ से हो, जिस प्रॉब्लम को हम लोग फेस करते हैं, आप अगर बात कहेंगे तो बीइंग जरूर करेंगे डॉक्टर शायद डॉक्टर अनिल उसको अग्रवाल जी, हम जरूर अपील समझेंगे। करेंगे, अभी भी अपील कर रहे जी। हैं अपने सारे पेरेंट्स से कि वो अपने बच्चों को मास्क पहनने के लिए कहें, और अगर हो सके तो उन्हें ड्रॉप भी करें, पिकअप भी करें और ड्रॉप भी करें, उनकी कुछ पूरी समय का सिक्योरिटी करें कष्ट कि उठा वो लें। मास्क पहने हुए जी। हैं। और जी। अंत में भी मैं आपके लिए जरूर, आप जो कह रहे हैं लगातार हम लोग अपील करते रहे और लगातार अपील करते रहेंगे। जी थैंक यू सो मच। जी दीपक जी दीपक जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि विदेशों में बच्चों की वैक्सीन आ गई है, हम कहाँ से लैग कर रहे हैं, हम क्यों पीछे रह जा रहे हैं? संसाधन सीमित हैं, फिर भी हमारी सरकार योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। हम और कब तक सबसे पहले पॉपुलेशन का रोना रोते रहेंगे? पॉपुलेशन का रोना रोते रहेंगे। पॉपुलेशन एक डिविडेंट भी होती है। पॉपुलेशन अगर बीमारी है, पॉपुलेशन अगर एक समस्या है, तो ये एक बहुत बड़ा हमारे हाथ में सौगात भी है। हमारे पास इतने करोड़ हाथ हैं, इतने अरब हाथ हैं, हम अगर उनका सही से इस्तेमाल कर पाएं तो हम देश को अमेरिका से आगे ले जा सकते हैं। चाइना देख लीजिए, चाइना हमसे ज़्यादा पॉपुलेशन थी उसकी वहाँ पर, वो अमेरिका समेत दुनिया के सारे देशों को टक्कर दे रहा है। और हम भी उसी कोशिश में हैं। हमारी सरकार अभी पूरी तरीके से इस तैयारी में लगी है कि कैसे कैसे सबसे पहले उनकी प्रायोरिटी थी सीनियर सिटीजन को बचाया जाए, तो उनके लिए वैक्सीनेशन का कार्यक्रम रखा गया। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो सभी स्तर पे सबको योजनाबद्ध तरीके से वैक्सीनेशन प्रोवाइड कराया जा रहा है। और हमारे यहाँ अक्टूबर तक बच्चों की वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हो जाएगा। अभी तक सर हम अपने लोगों को, जो हमारे मेन लोग हैं, उनको 15% तक लोग हम वैक्सीन करा पाए। 60% तक, 70% तक पहुंचते पहुंचते हमारा दम फूल जाएगा। डीपी सिंह साहब आपको सवाल पूछना चाह रहे थे, आप सवाल पूछ लीजिए। बहुत ही स्पष्टता के साथ कहना चाहूंगा कि आज के न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने जो एक महत्वपूर्ण डिबेट किया है आपके माध्यम से, और इस पूरे पैनल में जितने भी लोग हैं, चाहे अनिल अग्रवाल साहब हों, चाहे रोहन साहब हों, डॉक्टर रोहन साहब हों, और खासकर डीपी सिंह साहब आप अपनी बात रख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दीपक जी, लोगों ने जो संवेदना और जिन भावनाओं के साथ और जिस इस महामारी पेंडेमिक के बारे में जो अपनी बातें रखी है, वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण। सच्चाई तो ये है कि उत्तर प्रदेश में और देश में जो हालात है वो विभत्स है और डराने वाला है। तीसरी लहर की आशंका पूरी संभावना है। उसके बाद भी, उसके उपरांत भी स्कूल कॉलेज खोले जा चुके हैं। अभी तक 18 साल के नीचे के बच्चों के लिए कोई वैक्सीन की व्यवस्था नहीं है। ये सरकार व्यवस्था कर रही है। 35,000 करोड़ रुपए दिए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आशंका है वो निश्चित तौर पर वाजिब है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार को जो लफाजी, जो गलत बयानबाजी, जो भ्रम, जो वादा खिलाफी, जो नफरत, हिंसा, मॉब लिंचिंग, जिस तरीके से जो बातें करती है, उससे इसको पार पा करके। उत्तर प्रदेश की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है भाई साहब कि वो भ्रम और सच्चाई को पहचाने ना। दीपक भाई बोले, जो हमारा भारत का भविष्य है, हर देश का जो भविष्य होता है जो युवा होता है, ये हमारे बच्चे जो कल के हमारे हिंदुस्तान के नवनिर्माण के एक सृजक बनेंगे, आज उनके जान माल की रक्षा के लिए, उनके संस्कृति, उनकी सभ्यता, उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए जरूरी है कि इनके लिए जो है वैक्सीन उपलब्धता कराई जाए। मगर दुख इस बात का है प्रदीप भाई कि आज 1.5 साल। डीपी सिंह साहब मैं आपसे फिर सवाल वही पूछूंगा। डीपी सिंह साहब मैं आपसे फिर सवाल वही पूछूंगा, आप लोगों ने भ्रम क्यों फैलाया? सत्ता पक्ष लगातार कह रहा है कि विपक्ष ने भ्रम फैलाया।
क्यों भ्रम फैलाया आप लोगों ने कि वैक्सीन सही नहीं है? जी, क्या है कि बच्चों के स्कूल जाना है, माँ बाप क्या करें? जो स्कूल का जो प्रबंध तंत्र है वो जबरदस्ती कर रहा है कि बच्चों को कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है, स्वेच्छा से आदि। प्रदीप जी एक बात कहना चाहूंगा, हमारे देवेंद्र प्रताप जी जो बात कह रहे हैं जबरदस्ती और फरमान, उत्तर प्रदेश सरकार ने शासनादेश में साफ साफ ऑप्शन दिया है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का, जो पेरेंट्स स्वेच्छा से भेजना चाहते हैं। नहीं तो देवेंद्र प्रताप जी शासनादेश को पढ़ लें। और जहां तक स्कूल प्रबंधकों और संचालकों के दबाव की बात है, हमारी बात को भ्रम समझेंगे, आप ही समझाओ सर। देवेंद्र जी एक मिनट, मैं आपकी बात सुन रहा था इसीलिए मैं बीच में बोला। मेरी बात गलत संदेश जाएगा तो उससे दुविधा पैदा होगी। ये बार बार गलत संदेश देते हैं और दुविधा ही पैदा करते हैं समाज में। इसलिए मैंने कहा कि उस बात को मैं क्लियर कर दूं। जो शासनादेश जारी हुआ है, डायरेक्टर जनरल जो अनामिका सिंह जी हैं, उन्होंने जो शासनादेश जारी किया उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं वो ऑनलाइन पढ़ें। लेकिन बच्चों की बात मैं कह रहा हूँ, ऑनलाइन पढ़ाई में जो बच्चों को टेक्नोलॉजिकल दिक्कत आ रही है उसकी बात है कि अर्बन एरियाज में तो नेट कनेक्टिविटी बेटर है, रूरल एरियाज में दिक्कत है। जितना जान है जहान है जरूरी है, जितना जीविका आजीविका जरूरी है देवेंद्र प्रताप जी, उतनी ही शिक्षा है भी जरूरी है। इनका शिक्षा से लेना लाना है ही नहीं। मैं किसी पार्टी और विशेष पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन आज हम सबका मिलकर प्रयास होना चाहिए कि प्रदेश की स्थिति बेहतर हो, देश की स्थिति बेहतर हो और बच्चे को जो शिक्षा है वो अच्छी हो, क्योंकि शिक्षित बच्चा ही देश का भविष्य है, निर्माण करेगा। अगर 2-2, 3-3 साल तक उसकी पढ़ाई नहीं होगी तो कहीं ना कहीं हमें उसके आगे रिग्रेट होंगे। कोई ना महामारी, कोई ना कोई समस्या ये जनता के बीच में लेके आते रहेंगे और जायज समस्या को लेके आइए, समस्या पैदा मत करिए। चीज है जो इनकी सोच है, जो इनकी मानसिकता है, उस मानसिकता पे ये काम करते रहेंगे। आप टीका टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी पर कर रहे हैं, वो चीज अलग है। मैं बच्चों की शिक्षा और उसकी बात कर रहा हूँ। आप उस बात को समझने की कोशिश करें। जब आपने शासनादेश की बात बोली, जब आपने प्रेशराइज करने की बात बोली, पेरेंट्स को कंपल्शन की बात बोली, सरकार के थोपने की बात बोली, तो मैंने आपको अपनी बात क्लियर कर दी। आप शासनादेश पढ़ लीजिए एक बार, उसमें जो जो लिखा हुआ है उसको समझ लीजिए। इनको केवल और केवल पब्लिक में भ्रम फैलाना है। सरकार ने अभी तक 1.5 साल हो गए, हमारे जो देश के नौनिहाल हैं, जो देश का वर्तमान है, उन बच्चों के लिए 18 साल से लेके और नीचे तक के बच्चों के लिए कोई भी अभी वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराई है। ये दुर्भाग्य है। मेरी जानकारी है सितंबर से जाइकोवा डी वैक्सीन का अप्रूवल हो चुका है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और शायद लगनी है। देखिए, मैं खुद मानता हूं कि वैक्सीनेशन में समय लगेगा, लेकिन क्या हम आज डॉक्टर रोहन कृष्णन जी को विद ड्यू रिस्पेक्ट ये बात कहना चाहूंगा, वैक्सीनेशन अल्टीमेटली प्रायोरिटी होनी चाहिए, लेकिन अगर हमारा फेज मैनर में चीजें चलती रहे तो शिक्षा भी पैरेलल में, क्योंकि वैक्सीनेशन होने में 1.5 से 2 साल का समय लगेगा, ये हम सबको पता है। ठीक है डीपी सिंह साहब, ठीक है डीपी सिंह साहब। अनिल जी, आपकी बात बिल्कुल मौजूद है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रख रहा हूँ और इस बात को लेकर के डॉक्टर रोहन कृष्णन जी के पास चल रहा हूँ। डॉक्टर रोहन कृष्णन साहब, दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक और जहाँ स्वास्थ्य ज़रूरी है, शारीरिक विकास ज़रूरी है, वहीं मानसिक विकास के लिए शिक्षित होना भी बहुत ज़रूरी है। कैसे तालमेल बैठाया जाए दोनों में, डॉक्टर रोहन कृष्णन जी? बच्चों का वैक्सीनेशन है, जैसा उन्होंने कहा कि 1.5 साल लग जाएगा, वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि अब हम 1.5 साल बच्चों के वैक्सीनेशन में भी लगा दें। बच्चों की, जैसे कि दिल्ली में भी अभी प्रोग्राम है, आपने बहुत ही गंभीर, बहुत महत्वपूर्ण बात हम लोग स्कूल में ही कैंप लगा के वहीं पे वैक्सीनेशन का कार्यक्रम कराएंगे। होती है, ये मेरी भी जानकारी में है। युवाओं के अंदर इम्यूनिटी ज्यादा होती है, उनको घर पे बैठा दिया गया है, और जिनकी इम्यूनिटी कम होती है वो शहर में पूरे अपने काम धाम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की सोच और मानसिकता में ये कहीं ना कहीं दिखता है कि इस देश अगर जनता ने उनको चुना है तो भाजपा की और आरएसएस की जो मानसिकता है उसी को तो वो इम्प्लीमेंट करेंगे ना, और जनता ने इसीलिए चुना ही है उन्हें। दीपक जी, आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है डीपी सिंह साहब, दीपक जी,
जी दीपक जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। सवाल ये उठता है कि आप बार बार कह रहे हैं कि जनसंख्या विस्फोट है, दिक्कत है यहाँ पर। सवाल ये कि हम क्यों नहीं इंतजाम, 35,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी ने दिए। विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि वो 35,000 करोड़ है कहाँ। विपक्ष कह रहा है अभी 4,000 करोड़ भी नहीं खर्च हुए उसमें। सर 7 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन उत्तर प्रदेश में लग चुका है और सभी के लिए वैक्सीनेशन की तैयारी चल रही है। दीपक जी मैं आपको फिर से डाटा याद दिला दूं। दीपक जी मैं आपको फिर से डाटा याद दिला दूं। कम से कम 70% लोगों को वैक्सीनेशन करने के लिए आपको पता है कितना चाहिए हमको यहाँ पर? 200 करोड़ चाहिए। आप 7 करोड़ की बात कर रहे हैं। डबल डोज देने के लिए हमको 200 करोड़ डोज की दरकार है और 7 करोड़ से 200 करोड़ तक पहुंचने में हम कितनी बार हाफेंगे? है जी। और ग्राम स्तर से लेके तहसील स्तर, ब्लॉक स्तर, वार्ड वाइज सभी जगह वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है। किनको धर्म जात मजहब सब समय कम है हमारे पास में। ठीक है डीपी सिंह साहब, समय कम है हमारे पास में। डॉक्टर रोहन कृष्णन जी, अभी तेलंगाना में स्कूलों को बंद कर दिया गया। ना छोड़ दीजिए दीपक जी, धर्म और जाति की राजनीति बहुत हो गई। डीपी सिंह साहब आप भी रुकिए भाई, दो बहुत खास मेहमान हैं, उनसे थोड़ी शिक्षा भी ले लीजिए। डॉक्टर रोहन कृष्णन जी, तेलंगाना में स्कूलों को बंद कर दिया गया। कुछ ऐसे स्कूल थे जहां पर जो एंडेमिक से पेंडेमिक हो गए, जिसकी हम आशंका अभी आप जाहिर कर रहे थे। क्या करना चाहिए ऐसे में? ऑनलाइन क्लास को भी प्रमोट करना चाहिए। ये हमें नई मानसिकता, किसी को भी ये नहीं पालनी चाहिए कि 2 साल पढ़ाई नहीं हुआ। बिल्कुल ऑनलाइन पढ़ाई भी उसी ढंग से, बच्चों को भी, पेरेंट्स को भी उस पर ध्यान देना चाहिए कि बच्चे उस तरह से पढ़ाई करें और टीचर्स भी उसको सीरियसली लेते हैं। मैं तो खुद भी एक पेरेंट हूँ, तो मैं देखता हूँ कि काफी अच्छे से वो क्लासेस होती हैं। तो उन क्लासेस पे हाँ ये बात सही है कि पेरिफेरी में इसकी दिक्कत आती होगी, ये इस बात से मैं झुठला नहीं सकता हूँ, इस बात को मैं गलत नहीं कह सकता हूँ। लेकिन हमें वैक्सीनेशन के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और हमें बच्चों को मास वैक्सीनेशन करना पड़ेगा और मास वैक्सीनेशन बिल्कुल फास्ट ट्रैक स्पीड से करनी होगी। हम 1 साल अब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। बच्चों का वैक्सीनेशन, सर 2 मिनट में खत्म कर लूँ। बच्चों का डीपी सिंह साहब, डॉक्टर साहब जाइए भाई। डीपी सिंह साहब, डॉक्टर साहब सुन लीजिए, आपको भी काम आएगा, आपके बच्चों को भी काम आएगा। जी डीपी सिंह साहब रुकिए जी। लोग रहते हैं डीपी सिंह साहब, आप कब तक हम लोग ये धर्म, जाति, बैकवर्ड, दलित और फ्री है, हम कब तक इसी पर राजनीति करते रहेंगे? कभी कभी कुछ अच्छी चर्चा भी कर लीजिए। डॉक्टर साहब को सुन लीजिए, बच्चों के चर्चाओं का नतीजा है। डीपी सिंह साहब आ रहा हूँ आपके पास। डॉक्टर रोहन कृष्णन। हाँ जी, तो मैं वही बता रहा था कि अब हमें जो वैक्सीनेशन करना है वो फास्ट ट्रैक पे करना है और अगर हम सिंगल डोज वैक्सीन भी दे देते हैं बच्चों को तो बच्चों की इम्यूनिटी बेटर होती है, क्योंकि उन्हें अन्य वैक्सीन भी पड़ रहे होते हैं इन्फ्लुएंजा की और उससे रिलेटेड वायरल कई डिप्थेरिया एनॉल के उनके वैक्सीनेशन चल रही होती है। तो जब हम बच्चों को 1 डोज भी वैक्सीन दे देंगे तो हम एक प्रोटेक्टिव शेल उनको दे देंगे जिससे उनको उतनी खतरे नहीं रहेगी जितने अभी विदाउट वैक्सीनेशन। मेरा एक सवाल आपसे ये है साहब, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि आपको लगता है कि हम जब अभी यंग लोगों को नहीं वैक्सीनेट कर पा रहे हैं तो हम बच्चों को कर पाएंगे क्या? आपको जिस तरह से तैयारियां हैं, आपको लगता है कि हम कर पाएंगे बच्चों को? हमारे वैक्सीनेशन का प्रोटोकॉल, इंडिया में भी लोगों की भी गलती होती है कि वो वैक्सीनेशन अनफ्रेंडली रहे हैं। पल्स पोलियो सबसे खत्म करने में इंडिया को सबसे लेट लगा सभी देश। डॉक्टर साहब ये इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारे लोग अनफ्रेंडली रहे हैं, लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं है कि बहुत जगह वैक्सीन नहीं मिली जिसकी वजह से लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे थे। ये दृश्य भी आपने जरूर देखे होंगे। गवर्नमेंट को पूरा करना होगा और जो ये सितंबर में काम हो रहा था इसे और पहले करके, यदि जुलाई अगस्त में अभी मिड जो छुट्टियां होती है गर्मियों की छुट्टी में बच्चों को बुला करके स्कूल में 1 डोज स्कूल में कैंप लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। वो 1 लाख कब भी हम स्कूल में ही करवाएंगे जिला स्तर। ठीक है सर, बहुत ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद। डॉक्टर रेनिल सर आपका भी बहुत शुक्रिया। सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और डॉक्टर रेनिल जी, मैं दोबारा से आपके कहने के बाद और एक बार अच्छी तरीके से अपने सारे पेरेंट्स से ये गुजारिश करेंगे कि वो ज़रूर से ज़रूर अपने बच्चों पर ध्यान रखें, बच्चों को स्कूल ज़रूर भेजें, लेकिन जो नियम कायदे कानून है, जो सरकार ने गाइडलाइंस जारी किया है, उन गाइडलाइंस का पालन ज़रूर करें।
हो सके तो बच्चों के साथ जाएं, बच्चों को ड्रॉप करें और बच्चों को पिकअप भी करें, चाहे वो 7th का बच्चा हो, 8th का हो, 9th का या 10th का बच्चा हो। इससे आप उनके साथ रह करके उनको मास्क पहनना, सैनिटाइज करना उनकी दिनचर्या में ला सकते हैं और हम इस तरह से इस बीमारी को जो पैंडेमिक है उसको एंडेमिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। हालांकि डॉक्टर स्वामीनाथन ने एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ बताई है, लेकिन उन्होंने ये भी आगाह किया है कि ये एंडेमिक पैंडेमिक में भी तब्दील हो सकती है, इसका भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।